Hello friend, today we will see numericals on steady flow energy equation. As we have finished all three parts regarding the steady flow energy equation. We have applied steady flow energy equation to various devices like turbine, compressor, pump, nozzle, boiler, condenser, etc. Now we will see numerical part of this. Okay, so this is our first numerical. I read numerical. A steam turbine operates under steady flow conditions, receiving steam at the following state: pressure 15 bar, internal energy 2700 kilojoule per kg, specific volume 0.17 meter cube per kg, and velocity 100 meter per second. The exhaust of steam from the turbine is at 0.1 bar with internal energy 2175 kilojoule per kg, specific volume 15 meter cube per kg, and velocity 300 meter per second. The intake is 3 meter above the exhaust. The turbine develops 35 kilowatt and heat loss over the surface of turbine is 20 kilojoule per kg. Determine steam flow rate through the turbine. ओके सो जब भी हम स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो सबसे पहली चीज़ आप नोटिस करो कि कौन से डिवाइस के बारे में दिया है. तो यहाँ पर स्टीम टरबाइन दिया है. ओके हमें स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन स्टीम टरबाइन को अप्लाई करना है. ओके सो यहाँ पर न्यूमेरिकल में टरबाइन दिया है और उसके रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन दिया. आप देखो पहले आपको क्या क्या दिया है वो एक्सप्लेन करता हूँ. ये रहा हमारा टरबाइन. इसको हमने दो सेक्शन कंसिडर किए, सेक्शन 1 सेक्शन 2. तो सेक्शन 1 की सभी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर दी हुई है. प्रेशर दिया है 15 बार. अब यूनिट के ऊपर केयरफुली ध्यान दो. प्रेशर बार में दिया है, हमें बार में नहीं चाहिए, वो आपको बाद में बताऊंगा. इंटरनल एनर्जी 2700 किलो जूल पर के जी, स्पेसिफिक वॉल्यूम 0.17 मीटर क्यूब पर के जी एंड वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड. अब वेलोसिटी को मैंने यहाँ पर c से डिनोट किया है क्योंकि वो स्पेसिफिक वॉल्यूम और अपने वेलोसिटी में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए. अगर हमने वेलोसिटी को v से डिनोट किया तो थोड़ा सा कन्फ्यूज होने के चांसेस है. इसलिए मैंने वेलोसिटी के नोटेशन यहाँ पर c रखे ताकि स्पेसिफिक वॉल्यूम के नोटेशन के साथ आप कन्फ्यूज ना हो. ओके ये हो गया जब इनलेट के ऊपर की प्रॉपर्टीज़. अब आउटलेट के बारे में देखेंगे. आउटलेट का प्रेशर दिया है 0.1 बार, इंटरनल एनर्जी 2175 बार, स्पेसिफिक वॉल्यूम 15 मीटर क्यूब पर केजी और वेलोसिटी दी है 300 मीटर पर सेकंड. ओके इसके अलावा दो चीज़ें दी है जो लाइन में पढ़ता हूँ देखो ये वाली. द टर्बाइन डेवलप्स 35 किलोवाट. टर्बाइन 35 किलोवाट डेवलप करता है क्या? वर्क. ओके तो टर्बाइन ने कितना वर्क डेवलप किया? 35 किलोवाट. किलोवाट मतलब किलो जूल पर सेकंड. क्लियर. और आगे लिखा है हीट लॉस ओवर द सरफेस ऑफ टर्बाइन इज 20 किलो जूल पर केजी. मतलब टर्बाइन से कितनी हीट लॉस हो रही है? 20 किलो जूल पर केजी. अभी हीट का यूनिट क्या है? किलो. ये जो दिया है उसका किलो जूल पर केजी. तो इसका मतलब क्या है? ये हमारा स्मॉल क्यू है. स्मॉल क्यू मतलब हीट इन किलोजूल पर केजी और कैपिटल क्यू मतलब हीट इन किलोजूल पर सेकंड. तो यहाँ पर क्या दिया है? स्मॉल क्यू. और वर्क का यूनिट यहाँ पर क्या दिया है? 35 किलोवाट. तो मतलब ये क्या है? कैपिटल वर्क है, मतलब ये पावर है. तो हमें पावर क्यू दिया है. अब देखो पावर मतलब क्या है? कैपिटल डब्ल्यू मतलब क्या है? मास फ्लो रेट इनटू वर्क डन. क्लियर. हमें पूछा है डिटरमाइन दी स्टीम फ्लो रेट, मतलब मास फ्लो रेट हमें निकालना है. तो हमें ये कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू में मालूम होना चाहिए. अब कैपिटल डब्ल्यू तो दिया है, हमने अगर स्मॉल डब्ल्यू कैलकुलेट कर लिया तो हम एम निकाल सकते हैं, इसलिए ये कैपिटल डब्ल्यू दिया है. क्लियर. तो इसके लिए हमें मास फ्लो रेट निकालने के लिए हमें स्मॉल डब्ल्यू या वर्क डन जो किलो जूल पर केजी में उसे फाइंड आउट करना होगा. ओके अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब हम
स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लिख रहे हैं, मतलब U1 प्लस पी, हमारे पास दो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है, यूनिट टाइम बेसिस, यूनिट मास बेसिस। तो हम जनरली एक ही फॉलो करेंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे का कन्वर्जन है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, यूनिट मास बेसिस में, मतलब सब यहाँ पर मास एब्सेंट है क्योंकि मास हमने यूनिट लिया है। तो यहाँ पर जो सभी क्वांटिटी है आपको किलोजूल पर केजी में, ये U1 भी किलोजूल पर केजी में, P1 V1 भी किलोजूल पर केजी, C1 स्क्वायर भी हमें किलोजूल पर केजी में चाहिए, Z1 भी हमें किलोजूल पर केजी में चाहिए, Q भी हमें किलोजूल पर केजी में चाहिए। इधर के सारे प्रॉपर्टीज़ हमें किलोजूल पर केजी में चाहिए, और जो W हम निकालने वाले हैं वो भी हमें किलोजूल पर केजी में चाहिए। क्लियर? तो मैंने यहाँ पर यूनिट मास बेसिस का इक्वेशन लिखा है। और डेटम के बारे में बताना भूल गया मैं, जो इनलेट है वो आउटलेट से, जो इनलेट है वो आउटलेट से 3 मीटर ऊपर है। ओके, इसका क्या मतलब आपको आगे बताऊंगा। अब चलेंगे हम अपने यूनिट के पास में। इंटरनल एनर्जी दी है, यहाँ पर देखो इंटरनल एनर्जी दी है 2700 किलो जूल पर केजी, और इधर भी है 2175 किलो जूल पर केजी, मतलब यहाँ पर इंटरनल एनर्जी किलो जूल पर केजी में दी है। अब हम P1 V1 को देखेंगे। प्रेशर का यूनिट क्या रहता है, इसके ऊपर फोकस करो, मैं इधर लिखता हूँ। प्रेशर का यूनिट क्या रहता है जनरली, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट हो। और स्पेसिफिक वॉल्यूम का मीटर क्यूब पर केजी। अब देखो मीटर स्क्वायर और क्यूब कैंसिल हो गया, क्या बचा, न्यूटन मीटर पर केजी। और न्यूटन मीटर को आप आपको मालूम है न्यूटन मीटर इज नथिंग बट जूल, तो इसका यूनिट क्या आएगा, जूल पर केजी। कब, जब हम प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लेंगे। अगर हम प्रेशर को किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लेंगे तो ये आएगा किलो जूल पर केजी। समझ में आ गया? फिर से रिपीट करता हूँ मैं, ये जो P1 V1 है, यहाँ पर अगर आप प्रेशर किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम किलो पास्कल भी बोलते हैं, अगर प्रेशर को हम किलो पास्कल में पुट करेंगे तो P1 V1 हमें किलो जूल पर केजी मिलेगा। क्लियर? अब प्रेशर दिया है बार में, हमें चाहिए किलो पास्कल में, क्योंकि हमें P1 V1 किलो जूल पर केजी में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, बार का कन्वर्जन कर लेंगे किलो पास्कल में। आपको मालूम है फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा है 1 बार इक्वल्स टू 10⁵ पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी बोलते हैं। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन बार एंड पास्कल, 1 बार इक्वल्स टू 10⁵ पास्कल। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁵, इधर 3 इधर गया, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, ये किलो का 3 और ये 2 5 हो जाएगा। ओके, तो 1 बार का कन्वर्जन क्या आएगा, 1 बार इक्वल्स टू 10⁵ पास्कल और 10⁻² किलो पास्कल। क्लियर? तो इसको हमने 10⁻² या 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो बार को किलो पास्कल में कन्वर्ट कर दिया। ओके, अब ये 15 इंटू 10⁻² को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें किलो जूल पर केजी में मिलेगा। अब देखो C1 स्क्वायर बाय 2, इसमें क्या है, ये मैंने आगे एक्सप्लेन किया है। C1 स्क्वायर बाय 2, C क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, लेकिन C का स्क्वायर है तो उसका भी स्क्वायर आएगा। C का स्क्वायर है, C का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, तो C का स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर बराबर। अब देखो ये जो ये यहाँ पे देखो मीटर स्क्वायर पर सेकंड को मैंने थोड़ा सा सेपरेट किया मास को, मतलब मीटर स्क्वायर को मीटर इंटू मीटर लिखा, तो हमें मिला मीटर इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये सेकंड वाले को बराबर। अब नीचे देखो आपको मालूम है फोर्स इक्वल्स टू MA, न्यूटन सेकंड लॉ। फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, मास का यूनिट क्या है, केजी, और एक्सलेरेशन का क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, 1 न्यूटन मतलब 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इस मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन पर केजी, ये वाला केजी इधर गया, न्यूटन पर केजी। तो ये मीटर स्क्वायर पर सेकंड की वैल्यू, पर सेकंड स्क्वायर की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा, मीटर इंटू न्यूटन पर केजी। न्यूटन मीटर मतलब जूल, जूल पर केजी। ओके, समझ में आ गया? मतलब C² बाय 2 का यूनिट क्या आता है, जूल पर केजी। कैसे आता है मैंने आपको बताया। ओके, ये बात समझ में आ गई। लेकिन हमें किलो जूल चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम इस C² बाय 2 को 1000 से
डिवाइड कर देंगे, मतलब C1 स्क्वेयर बाय 2 इंटू 10⁻³ ये 10⁻³ किस लिए? किलो जूल पर केजी बनाने के लिए। अगर ये नहीं रहता है तो C1 स्क्वेयर का यूनिट क्या आता है? जूल पर केजी, और हमारी सभी चीज़ें किलो जूल में, तो इसलिए हमने 1000 से डिवाइड कर दिया, तो हमें क्या मिलेगा? किलो जूल पर केजी। ये बात समझ में आ गई? ओके। अब हीट रिजेक्ट हो रही है, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्यू को निगेटिव लिया है। हीट अगर सिस्टम से बाहर जाएगी तो क्यू निगेटिव आएगा, और डब्ल्यू हमने पॉजिटिव रखा है क्योंकि टरबाइन वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है, टरबाइन हमें वर्क देता है। क्लियर? अब देखो, सभी वैल्यू मैंने पुट की, U1 की वैल्यू जी जो दी है वो पुट की, P1 V1 प्रेशर को किलो पास्कल में कन्वर्ट करके यहाँ पे पुट किया, C1 स्क्वेयर बाय 2 100 स्क्वेयर बाय 2, इसको मैंने अभी 1000 से डिवाइड नहीं किया है, वो अगले स्टेप में करूँगा। आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। GZ1 मैंने एज इट इज़ रखा क्योंकि Z1 नहीं दिया है, Z1 और Z2 का गैप दिया है, डिफरेंस दिया है, वो मैं अगले स्टेप में उसको करूँगा। और Q की वैल्यू -20 जो पहले दी है, और सिमिलरली U2 की वैल्यू पुट की, P2 V2 की वैल्यू पुट की, उसमें भी प्रेशर पास्कल किलो पास्कल में रखा है, C2 की वैल्यू पुट की, और GZ को एज इट इज़ रखा, और W। ओके। अब देखो हमें W निकालना है, तो W इधर छोड़ के बाकी सब टर्म को मैं इधर भेज दूंगा उस साइड में, तो क्या आएगा? 27 27 -2175, इसको सेपरेट लिखा, ये माइनस ये, इसको सेपरेट लिखा, 100 स्क्वेयर -300 स्क्वेयर, इसको सेपरेट लिखा। जी, अब ये Z2 उधर गया है, ये Z2 इस साइड में गया है, तो Z1 माइनस Z2 -20 इक्वल्स टू W। अब बताओ यहाँ पर क्या दिया है? Z1 इज़ 3 मीटर अबो, मतलब अगर हम इसको डेटम कंसिडर करेंगे तो Z1 माइनस Z2 हमें 3 मिलेगा, क्योंकि दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 3। ओके। अब देखो, इसका कैलकुलेशन किया है मैंने, इसका कैलकुलेशन 525, इसका कैलकुलेशन आता है 105। अब ये देखो 100 स्क्वेयर -300 स्क्वेयर, ये क्योंकि 300 बड़ा है तो ये निगेटिव में आएगा, तो अब यहाँ पर मैंने उसको 1000 से डिवाइड कर दिया है। 1000 से मैंने यहाँ पर क्यों डिवाइड किया है? क्योंकि उसे हमें किलो जूल पर केजी में चाहिए। आप उसको पहले स्टेप में 1000 डिवाइड कर सकते हैं, मैं उधर भूल गया था इसलिए मैंने नीचे उसको डिवाइड कर दिया। तो 1000 से क्यों डिवाइड किया हमने? C1 स्क्वेयर -C2 स्क्वेयर को किलो जूल पर केजी यूनिट मिलाने के लिए, प्लस 9.8 इंटू 3 मतलब डेटम के बीच में गया, -20 इक्वल्स टू W। तो हमें W मिला 599.43 किलो जूल पर केजी। लेकिन आंसर यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ, हमें निकालना है मास फ्लो रेट। तो हमें क्या मालूम है? पावर या कैपिटल W इक्वल्स टू मास फ्लो रेट इंटू स्मॉल w, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो मास इक्वल्स टू कैपिटल W अपॉन स्मॉल w, तो मास के पावर कितना है? 35 किलोवाट, डिवाइडेड बाय वर्क डन हमें आगे अभी निकाला, तो हमें मास मिलेगा 0.06 kg पर सेकंड। क्लियर? ये न्यूमेरिकल 8 मार्क के लिए आ सकता है और एग्जाम में आकर भी गया है। बहुत सिंपल है, आपको पहले इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन जब जब आप और प्रॉब्लम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इजी है। आपको सिर्फ यूनिट के ऊपर ध्यान देना है। ओके। आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि C1 स्क्वेयर का यूनिट जूल पर केजी आता है, तो C1 को 1000 से डिवाइड करना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये यहाँ पर जो हम P1 V1 जब लेंगे तो यहाँ पर प्रेशर हम किलो पास्कल में रखेंगे, ताकि उसका यूनिट किलो जूल पर केजी आ जाए। ओके। सो दो चीज़ें आप ध्यान में रखो, P1 V1 में प्रेशर किलो पास्कल में रखो, और C1 को 1000 से डिवाइड कर दो, बस हो गया। अब हम दूसरा न्यूमेरिकल देखेंगे। इन अ स्टेडी फ्लो प्रोसेस द फ्लूइड फ्लोज थ्रू अ मशीन एट द रेट ऑफ 15 kg per minute. Between the entrance and exit of machine, the relevant data regarding the working fluid is, अब ये पैरामीटर इनलेट और आउटलेट है। वेलोसिटी इनलेट इनलेट पे 5 मीटर पर सेकेंड है, आउटलेट पे 8 मीटर पर सेकेंड है। प्रेशर इनलेट पे 100 किलो पास्कल है, आउटलेट पे 700 किलो पास्कल है। अब यहाँ पे देखो प्रेशर ऑलरेडी किलो पास्कल में, हमारा काम इजी कर दिया इन्होंने। स्पेसिफिक वॉल्यूम इनलेट पे 0.45, आउटलेट पे 0.125 मीटर क्यूब पर केजी। The working fluid leaves the machine with internal energy 160 kilojoule per kg greater than that at the entrance, and during the process
7200 kilojule per minute of heat is lost to the surrounding. Assuming entrance and exit pipe to be the same level, calculate shaft work and ratio of inlet diameter to outlet pipe diameter. अब मैं आपको बताता हूँ क्या क्या दिया है। एक मशीन दिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें पहले क्या देखना है कि कौन सा डिवाइस दिया पर। यहाँ पर डिवाइस का कुछ नाम नहीं दिया है, सिर्फ मशीन दिया है। ओके, अब उस मशीन के इनलेट और आउटलेट के प्रॉपर्टीज हमें दिए। ये वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, प्रेशर 100 किलो पास्कल, स्पेसिफिक वॉल्यूम 0.45, और इधर आउटलेट का वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड, प्रेशर 700 किलो पास्कल, स्पेसिफिक वॉल्यूम 0.125 मीटर क्यूब पर केजी। और जो इनलेट और आउटलेट है वो एक ही लेवल पे, मतलब Z1 इक्वल्स टू Z2 यहाँ पर, क्योंकि वो एक ही लेवल पे। क्लियर, ये हो गई। अब दूसरे चीज़ में क्या दिया है, इस मशीन से जो भी हीट बाहर जा रही है वो कितनी बाहर जा रही है, 7200 किलोजूल पर मिनट। इसको हम अगर 60 से डिवाइड कर देंगे तो हमें किलोजूल पर सेकंड मिलेगा, बराबर। मतलब जो क्यू दिया है वो कैपिटल है, क्योंकि वो पर यूनिट टाइम है। 7200 किलोजूल पर मिनट। अगर मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे। ओके, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जो इंटरनल एनर्जी, ये स्टेटमेंट आपको ठीक से पढ़ो। द वर्किंग फ्लूइड लीव्स द मशीन विद द इंटरनल एनर्जी, ये वाला। द वर्किंग फ्लूइड लीव्स द मशीन विथ इंटरनल एनर्जी 160 किलोजूल पर केजी ग्रेटर दैन दैट एट द एंट्रांस। मतलब इस आउटलेट को जो भी इंटरनल एनर्जी रहेगी वो इनलेट के इंटरनल एनर्जी से 1 से 60 से ज़्यादा रहेंगी, बराबर। इंटरनल एनर्जी एट आउटलेट इज ग्रेटर दैन 160 दैन इंटरनल एनर्जी एट इनलेट। मतलब इनलेट से आउटलेट की इंटरनल एनर्जी कितने से ज़्यादा है, 160, बराबर। मतलब आउटलेट पे इंटरनल एनर्जी इनलेट के इंटरनल एनर्जी से 1 से 60 यूनिट ज़्यादा है, बराबर। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं U2 माइनस U1 इक्वल्स टू 160, क्योंकि आउटलेट की इंटरनल एनर्जी इनलेट की इंटरनल एनर्जी से 1 से 60 से ज़्यादा है। मतलब यहाँ पर आपको U1 और U2 सेपरेट नहीं दिया है, उसका डिफरेंस दिया है, U2 माइनस U1 इक्वल्स टू 160। और इसके अलावा मास फ्लो रेट दिया है पहले लाइन में कि मशीन एट द रेट ऑफ, जो वर्किंग फ्लूइड फ्लो रहा है 15 kg पर मिनट। मतलब मास दिया है 15 kg पर मिनट। यहाँ पर आपको निकालना है वर्क डन, मतलब स्मॉल w। अब देखो मैंने जनरल स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लिख लिया है, सॉरी ये वाला U1 प्लस B1 V1। अब हम आप एक प्रैक्टिस हमेशा करो, आप यही स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन प्रैक्टिस करो। मतलब आप कोई भी न्यूमेरिकल है तो यही स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लिखेंगे, तो आपको जो आउटपुट मिला है वो दोनों से मिल सकता है, लेकिन कन्फ्यूजन ना हो यूनिट में, इसलिए हम एक ही प्रैक्टिस फॉलो करेंगे कि हम यूनिट मास वाला स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन हर टाइम यूज़ करेंगे। तो यूनिट टाइम का जो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन वो ये रहा, U1 प्लस P1 V1 प्लस E1 स्क्वायर बाय 2 प्लस GZ1 प्लस Q इक्वल्स टू U2 प्लस P2 V2 प्लस E2 स्क्वायर बाय 2 प्लस GZ2 प्लस W। ये जनरल है। हाँ, अब देखो अब हमारे केस में क्या दिया है, मशीन दिया है। वो क्या है, टरबाइन है, कंप्रेसर है, पंप है, नोजल है, वो क्या है, वो हमें कुछ दिया नहीं है। तो हम क्या अज्यूम करेंगे, हम अज्यूम करेंगे कि ये जो मशीन है ये वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है, टरबाइन जैसा, बराबर। हमारा अजम्पशन क्या रहेगा यहाँ पर, ये जो मशीन है ये वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है, मतलब ये टरबाइन जैसा है जो हमें वर्क देगा, तो हम लेंगे W पॉजिटिव। अब एक बात सुन लो, अगर हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये वर्क प्रोड्यूसिंग है और हमने W यहाँ पर पॉजिटिव लिख दिया, लेकिन अगर एक्चुअल में ये मशीन वर्क प्रोड्यूसिंग नहीं है तो हमारा W नीचे निगेटिव में आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा अजम्पशन गलत हो गया। W निगेटिव में आ रहा है तो ये जो मशीन है ये वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है, बराबर। क्लियर, या अगर वर्क डन पॉजिटिव में आ गया तो हमारा अजम्पशन बराबर है, ये वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है। ओके, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, हम यहाँ पर W पॉजिटिव अज्यूम करने वाले। अगर W पॉजिटिव आता है तो हमारा अजम्पशन सही है कि ये वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है, लेकिन हमने W पॉजिटिव
अजम करने के बाद भी अगर W निगेटिव आता है, इसका मतलब हमारा अजम्पशन गलत है कि ये वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है, बराबर। मतलब एक्चुअल में ये वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है क्योंकि W निगेटिव आ रहा है। तो इसका ज़्यादा लोड मत लो, आप अज्यूम करो कि W पॉजिटिव है। इसके बाद में दिया है हीट रिजेक्टेड, दिया है स्टेटमेंट में। रिजेक्ट हो रहा है मतलब Q निगेटिव आएगा, तो यहाँ पर Q क्या लेंगे हम, निगेटिव। लेकिन दूसरी बात देखो, Q हमें किलो जूल पर मिनट में दिया है, जो हमें किलो जूल पर केजी में चाहिए, तो हम उसको ऐसे कन्वर्ट करेंगे। कैपिटल Q इक्वल्स टू मास फ्लो रेट इंटू स्मॉल क्यू। कैपिटल Q कितना दिया है, 7200 किलो जूल पर मिनट, तो हमने सेकंड के लिए उसको 60 से डिवाइड कर दिया। इक्वल्स टू मास, मास दिया है 15 kg पर मिनट, जिसको भी हमने सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर दिया इंटू Q। तो अब हमें Q मिलेगा। अब अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो Q आएगा 480, यहाँ पर यूनिट इतना भूल गया मैं, इसका यूनिट आता है किलो जूल पर केजी। ये 480 का यूनिट है किलो जूल पर केजी, ओके। और Z1 और Z2 तो इक्वल दिया है, बराबर। मतलब अब ये जो इक्वेशन है ये कैसे सिंप्लीफाई होगा, ऐसे। U1 प्लस P1 V1 प्लस E2 स्क्वायर बाय 2 माइनस क्यू। क्यू हमने माइनस क्यू क्यों लिया, क्योंकि ये रिजेक्ट होने वाला है, रिजेक्ट हो रहा है, इसलिए क्यू माइनस U2 प्लस P2 V2 प्लस E2 स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो हमने Z1 और Z2 कैंसिल कर दिया क्योंकि वो एक ही लेवल पे। और हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, W पॉजिटिव। हम अज्यूम कर रहे हैं ये मशीन वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है, तो W पॉजिटिव हमने लिया। तो अब हमें W निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये बाकी की चीज़ें इस साइड में भेजेंगे। अब देखो मैंने W एक साइड में लिख दिया और दूसरी चीज़ एक साइड में। ये U2 इधर गया तो U1 माइनस E2। ये P2 V2 इधर गया, P1 V1 माइनस P2 V2। ये C2 उधर गया, C1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10⁻³ अब ये 10⁻³ क्यों, क्योंकि C1 स्क्वायर का यूनिट आता है जूल पर केजी। जूल पर केजी हमें चाहिए किलो जूल, तो हम इसके लिए इसको 10⁻³ से डिवाइड कर दिया। अब ये 10⁻³ से डिवाइड करने के बाद इसका यूनिट क्या होगा, किलो जूल पर केजी। ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखो। यहाँ पर आप प्रेशर किलो पास्कल में लेंगे, और यहाँ पर आप 10⁻³ से डिवाइड करेंगे किलो जूल मिलाने के लिए, माइनस क्यू, ओके। अब हम वैल्यू पुट करेंगे। अब देखो हमें क्या दिया है, U2 माइनस U1 160 दिया है। एग्जिट की इंटरनल एनर्जी इनलेट के इंटरनल एनर्जी से 160 ज़्यादा है, मतलब एग्जिट माइनस इनलेट 160 है। U2 माइनस U1 160 दिया है, हमें यहाँ पर क्या चाहिए, U1 माइनस U2, तो ये कितना आएगा, माइनस 160। यहाँ पर देखो, ओके। नाउ P1 V1 माइनस P2 V2। P1 यहाँ पर ऑब्वियस किलो पास्कल में दिया, तो वही रखेंगे हम। 100 किलो पास्कल इंटू 0.45 माइनस 700 इंटू 0.125। ये हो गया, बहुत सिंपल था, सिर्फ पुट करना था। अब देखो C1 है 5 स्क्वायर, और 5 मतलब 5 से स्क्वायर, और C2 है 8 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 10⁻³ 10⁻³ क्यू किलो जूल के लिए, माइनस 480। ये 480 क्या है, क्यू। अब देखो ये क्यू हमें किलो जूल पर केजी में चाहिए था, तो हमने इसको बाय यूजिंग दिस फार्मूला हमने उसको किलो जूल पर केजी में कन्वर्ट कर लिया है। क्लियर। तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद हमें मिला वर्क माइनस 682.52 किलो जूल पर केजी। हमें डब्ल्यू मिला माइनस में। इसका मतलब क्या है, हमारा जो ऊपर का अजम्पशन है ये वाला, ये गलत है। हमने क्या अज्यूम किया था कि ये वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है। अगर ये वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस होता तो डब्ल्यू पॉजिटिव में आता, बराबर। अब डब्ल्यू नेगेटिव आया, इसका मतलब हमारा अजम्पशन गलत है, ये वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस नहीं है, ये वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है। इसके ज़्यादा कुछ मायने नहीं है, ओके। सो वी गेट W मतलब वर्क डन माइनस 682 किलो जूल पर केजी। हमें चाहिए पावर, तो पावर को हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल W को m इंटू स्मॉल w। तो m कितना है, 15 kg पर मिनट, उसको 60 से डिवाइड करेंगे पर सेकंड के लिए, और जो आया है वो, तो हमें मिलेगा माइनस 170.62 किलो जूल पर सेकंड, ओके। नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट मशीन इज वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस, दैट इज वर्क इज सप्लाई टू द मशीन। ये हो गया पहला पार्ट जो हमें पूछा था, ये वाला कैलकुलेट द शाफ्ट वर्क वाला, हमने शाफ्ट वर्क निकाल दिया। एंड हमें अब अगला निकालना है रेशियो ऑफ इनलेट पाइप डायमीटर टू
आउटलेट पाइप डायमीटर। अब ये एक चीज़ जो नहीं है मैं आपको समझाने वाला हूँ। हमें मालूम है डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। बहुत चीज़ों पे आपने देखा है, ये क्या है, वॉल्यूम है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास को हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये लाइन में देखो। ओके, अब हम क्या करेंगे, मास को हमने लिख लिया मास इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब हमें मास फ्लो रेट चाहिए, तो हम मास को टाइम से डिवाइड करेंगे कि मतलब मास आता है केजी में, मास फ्लो रेट आता है केजी पर सेकंड में, मतलब हमने मास को टाइम से डिवाइड कर दिया है। तो हम दोनों तरफ भी डिवाइड करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, मास फ्लो रेट, ये लाइन, मास फ्लो रेट इक्वल्स टू रो इंटू वॉल्यूम फ्लो रेट, बराबर। मास फ्लो रेट मतलब क्या, मास फ्लो रेट मतलब मास अपॉन टाइम, मतलब कितना केजी फ्लो हो रहा है यूनिट टाइम में, केजी पर सेकंड। ओके, और वॉल्यूम फ्लो रेट क्या, वॉल्यूम अपॉन टाइम, वॉल्यूम, वॉल्यूम का यूनिट है मीटर क्यूब पर सेकंड, मतलब वॉल्यूम फ्लो रेट है मीटर क्यूब पर सेकंड में। अब वॉल्यूम, एक मिनट, वॉल्यूम फ्लो रेट को हम लिख सकते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो, ए इंटू सी, सी मतलब वेलोसिटी, एरिया इंटू वेलोसिटी। अब देखो एरिया का यूनिट क्या रहता है, मीटर स्क्वायर, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, तो इसका अल्टीमेट यूनिट क्या आएगा, मीटर क्यूब पर सेकंड, जो वॉल्यूम फ्लो रेट का है। ओके, तो इंपॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, वॉल्यूम फ्लो रेट को हम लिख सकते हैं एरिया इंटू वेलोसिटी। ओके, अब देखो मास फ्लो रेट इक्वल्स टू रो इंटू वॉल्यूम फ्लो रेट, तो मास फ्लो रेट को हम लिख सकते हैं रो इंटू ए सी, ए मतलब एरिया इंटू वेलोसिटी जो है वॉल्यूम फ्लो रेट। ओके, अब देखो जितना ही मास सिस्टम के अंदर आ रहा है उतना ही मास बाहर जा रहा है। ओके, मतलब हम लिख सकते हैं m इक्वल्स टू A1C1। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये v क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम। अब स्पेसिफिक वॉल्यूम की डेफिनेशन आपको अगर मालूम नहीं होगी तो मैं बताता हूँ। स्पेसिफिक वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम पर यूनिट मास। ओके, और डेंसिटी क्या रहता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम और डेंसिटी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम इक्वल्स टू 1/रो। ओके, समझ में आ गया, स्पेसिफिक वॉल्यूम इक्वल्स टू 1/रो, या रो इक्वल्स टू 1 स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो इस रो के जगह पे हमने अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम लिख दिया तो ये होगा ए सी अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम। क्लियर, क्योंकि 1 अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, रो, डेंसिटी। ओके, तो हमें मिलेगा मास फ्लो रेट इक्वल्स टू A1C1 अपॉन V1 मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम इक्वल्स टू A2C2 अपॉन स्मॉल v2 मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम। क्योंकि हमारा अजम्पशन यही है कि सिस्टम के अंदर जितना मास आएगा उतना ही बाहर आएगा, मतलब सिस्टम के अंदर जो भी मास है वो कांस्टेंट है, इनलेट पे जितना रहेगा उतना ही आउटलेट पे रहेगा। इसीलिए A1C1 अपॉन V1 इक्वल्स टू A2C2 V2। हमें निकालना है पाइप के डायमीटर का रेशो, तो उसके लिए हमें उसका एरिया का रेशो ढूंढना पड़ेगा। तो A1 और A2 मैंने एक साइड में ले लिया, ये C1 जाएगा इधर, V1 जाएगा ऊपर, तो ये होगा C2 अपॉन C1, V1 अपॉन V2। C2 दिया है 8, C1 दिया है 5, इंटू स्पेसिफिक वॉल्यूम एट सेक्शन 1 दिया है 0.45 और सेक्शन 2 का 0.125। इसका कैलकुलेशन आता है ये। हमारा आंसर अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये हुआ सिर्फ एरिया का रेशो। अब पाइप कैसा रहता है, सर्कुलर, बराबर। तो A1 को हम क्या लिख सकते हैं, A1 को हम लिख सकते हैं π/4 D1 स्क्वायर, सर्कल का एरिया, और A2 को π/स्क्वायर D2 स्क्वायर, जो मैंने यहाँ पर लिखा है π/4 D1 स्क्वायर, π/4 D2 स्क्वायर, π/4 कैंसल। तो D1 स्क्वायर बाय D2 स्क्वायर कितना आया, 5.76। तो D1/D2 कितना आएगा, हमें दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2.4। क्लियर, इसमें सिर्फ यही चीज़ नहीं थी, ये वाली, ये कैसे आ गई, यहाँ से मास फ्लो रेट इक्वल्स टू रो इनटू वॉल्यूम फ्लो रेट। वॉल्यूम फ्लो रेट को हम ये लिख सकते हैं, और रो को हम 1 स्पेसिफिक वॉल्यूम लिख सकते हैं। तो मास मास फ्लो रेट की वैल्यू आ गई ये। ओके, और इससे हमने एरिया का रेशो निकाला, और उससे हमने डायमीटर का। क्लियर, अब इसका मैं आपको ग्रुप पे भेजूंगा ये PDF, आप एक बार ठीक से फिर से देख लो।
आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के न्यूमेरिकल देखेंगे।